वेल ओटाकू फैंस, तो अब तक हमने देखा कि जिन्वू क्रिटिकल स्लैश का यूज करके एंड किंग को मार देता है और चाइन को बचाने के लिए वो एस रैंक हंटर ब्योंग की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ये नज़ारा देख चोई और माधोंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं भाई यहाँ चल क्या रहा। इधर ब्योंग चाइन के पास जाता है और अपनी मैजिकल बुक निकालकर चाइन को हील करने लग जाता है। बेक योनो ये देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और जिन्वू के कंधे पर हाथ रखते हुए कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी जिन्वू बोलता है, मुझे पता है ब्योंग किस तरह का इंसान हुआ करता था। मैंने अभी तक उसे कोई ऑर्डर भी नहीं दिया और वो चाइन को हील करने लगा। ये बहुत अच्छा इंसान हुआ करता था। बेक योनो कहता है यहाँ पर ये हमारा ब्योंग नहीं हो सकता। वहीं कैमरामैन को भी समझ में आ जाता है कि जिन्वू ने उसे कैमरा बंद करने को क्यों कहा था। वो ऐसी स्किल पूरी दुनिया को नहीं दिखा सकता था। बेक योनो जिन्वू से कहता है ब्योंग हमेशा ही लड़ाई से दूर रहना चाहता था, तो प्लीज इसकी स्किल्स को अपने बैटलफील्ड में यूज मत करना। जिन्वू बेक योनो की ओर मुस्कुराते हुए देखता है। हीलिंग कंप्लीट होने के बाद ब्योंग की शैडो को आजाद कर देता है। ये देखने के बाद बेक योनो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद सभी हंटर्स केव से निकलते हैं और बाहर उन्हें लेने एक हेलीकॉप्टर आया था। जिन्वू उन सभी को आगे जाने को बोल देता है और काइजल को समन करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम केव के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ जिन्वू एंड किंग की बॉडी के पास जाता है और उसे भी अपने शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है। पिछले एपिसोड में तो तुम सभी ने देखा ही होगा कि कैसे जिन्वू ने उसका नाम बेरू रखा था और जिन्वू के सामने पहली बार ऐसा कोई शैडो आया था जिसका की रैंक जनरल था। फिर जिन्वू एंड क्वीन के पास जाता है और उसकी शैडो को भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है। लेकिन जैसे ही उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट होती है, बाकी की जितनी भी चींटियां थी जो कि जिन्वू ने समन किया था, उन सभी से उसका कनेक्शन कमजोर होने लग जाता है। जिसके बाद जिन्वू बेरू से पूछता है ये क्या हो रहा है, मैं अपने समन्स को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो बेरू बताता है एंड क्वीन का काम है चींटियों को पैदा करना और उन्हें कमांड देना। क्योंकि अब वो मर चुकी है तो उसका शैडो अब चींटी पैदा नहीं कर सकता, इसीलिए उसकी कमांड बाकी की चींटियों पर आपसे ज्यादा हो चुकी है। जिन्वू को समझ में आ जाता है कि क्वीन को समन करने का उसे कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो कॉम्बैट के लिए तो बनी ही नहीं है और अगर उसकी शैडो को वो अपनी आर्मी में रखता है तो बाकी की चींटियां क्वीन को ही फॉलो करेंगी। इसीलिए वो क्वीन की शैडो को टर्मिनेट कर देता है। फिर जिन्वू बेरू से पूछता है कि अब आइलैंड में आखिर कितनी चींटियां बची हुई होंगी, जिसका जवाब देते हुए बेरू कहता है फाइट शुरू होने से पहले टोटल 8700 चींटियां थी, जिसके बाद अभी 4000 चींटियां ही बची हुई हैं। जिन्वू भी सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसे लगा नहीं था कि अभी भी इतनी सारी चींटियां बची हुई ही होंगी। इसके बाद जिन्वू बेरू से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए इन सभी चींटियों को मार सकते हो। बेरू बोल्डनेस के साथ कहता है अगर आपका कमांड हो तो मैं कुछ भी तबाह कर सकता हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बचे हुए चींटियों को कोरियन हंटर्स मार रहे थे जो कि आइलैंड के बाहर निगरानी कर रहे थे। लेकिन चींटियों की तादाद ज्यादा होने के कारण उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होती है। तभी बिजली की रफ्तार से कोई चीज आती है और उन सभी चींटियों को काटती जाती है। सभी हंटर्स परेशान थे कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि बेरू है। फाइनली 2 दिनों में उन सभी चींटियों का जेजू आइलैंड से हंटर्स सफाया कर देते हैं। लेकिन अभी भी कुछ चींटियां बची हुई थी जो कि उड़ते उड़ते चाइना के समुद्री तट तक पहुंच जाती हैं। लेकिन उन चींटियों को क्या पता कि उनका इंतजार चाइना का नेशनल लेवल हंटर लुई जिंगजैंग कर रहा है। असल में चाइना वालों को इस खतरे का आवाज था तो वो पहले से ही प्रिपेयर्ड थे। जैसे ही चींटियों का झुंड लुई जिंगजैंग के रेंज में आता है, वो अपना दोनों डैगर निकालकर एक ही अटैक में उन सभी चींटियों को पानी पिला देता है। तुम सभी सोच रहे होगे मैंने पानी पिला दिया क्यों कह दिया। अरे हाँ, वो सभी समुद्र के पास है ना। और यहाँ पे तुम सभी को तो एक बात पता ही होगी कि एक नेशनल लेवल हंटर चलता फिरता बॉम्ब के अलावा कुछ नहीं है, जिसका गवर्नमेंट भी घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम थॉमस आंद्रे को देखते हैं जो कि अमेरिका का नेशनल लेवल हंटर है। और यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि अब तक सोलो लेवलिंग में 5 ही नेशनल लेवल हंटर को दिखाया गया है और ये उन सभी में सबसे ज्यादा पावरफुल है। यहाँ का मैटर क्या है मैं तुम्हें समझाता हूँ। सीजन 1 में तो तुम सभी ने देखा ही होगा कि वोंग डोनसू जो कि डोनसुक का भाई था, उसे जिन्वू ने मार दिया था और डोनसू उससे बदला लेने के लिए छटपटा रहा था। यहाँ तक कि वो रेड गेट इंसिडेंट में भी आ गया था जिन्वू को मारने के लिए। और ये बंदा डोनसू थॉमस आंद्रे के गिल्ड का एक मेंबर है। थॉमस आंद्रे अपने सेक्रेटरी से कहता है कि अगर किसी ने मेरे एक भी हंटर को हाथ लगाया तो मैं उसे मार दूंगा, चाहे वो अमेरिकन गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। यहाँ पे तुम सभी मान लो कि डोनसू थॉमस आंद्रे को मैनिपुलेट कर चुका है जिन्वू को मारने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जेजू आइलैंड पर, जहाँ कोरिया के माइनिंग टीम आई हुई है माना क्रिस्टल को कलेक्ट करने के लिए। माइनिंग टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ कुछ ए रैंक के हंटर भी आए हुए हैं। अगर कोई चींटी बच गई हो तो उन्हें वो तुरंत ही खत्म कर दें। माइनिंग टीम मस्ती में वहाँ पर माना क्रिस्टल्स को कलेक्ट कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक अजीब सा इंसान दिखाई देता है। हंटर्स को समझ नहीं आता कि ये कोई इंसान है या मॉन्स्टर, इसीलिए वो उसे आवाज लगाते हैं। लेकिन तभी एक और अजीब इंसान आता है
और चुटकी बजाता है। इसके चुटकी बजाने के तुरंत बाद ही वहाँ पे सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, ये दोनों कोई और नहीं बल्कि बीस्ट मोनार्क और फ्रॉस्ट मोनार्क हैं। बीस्ट मोनार्क कहता है ये पावर तो कुछ जानी पहचानी लग रही है, ये तो उसी की पावर है। जिस पर फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है हाँ ये उसी की पावर है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये इंसानों की मदद क्यों कर रहा है। बीस्ट मोनार्क चिढ़ते हुए कहता है अबे यार जाओ तुम खुद ही पूछ लो कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। फिर फ्रॉस्ट मोनार्क बोलता है ठंड रख भाई, हमें यहाँ कोई सीन क्रिएट नहीं करना। इसके बाद वो दोनों एक पोर्टल ओपन करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जितने भी हंटर जेजू आइलैंड में मारे गए थे उन सभी को श्रद्धांजलि दी जा रही थी और वहाँ हमारा जिन्वू भी आया हुआ था। जेजू आइलैंड के कारनामे के बाद जिन्वू रातों रात स्टार बन चुका है, तो सारे मीडिया वाले उसके पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि उसे फ्यूनरल में भी अकेला नहीं छोड़ा गया। बेक येनो भी उस फ्यूनरल में आया हुआ था। वो जिन्वू का धन्यवाद करते हुए कहता है अगर तुम उस एंड किंग से लड़ने नहीं आते तो शायद आज न जाने कितने हंटर्स मारे जाते। इसके बाद जिन्वू चेयरमैन से मिलता है और चेयरमैन उसे एक नया गिल्ड बनाने की परमिशन दे देते हैं। फिर वो जिन्वू से पूछते हैं कि क्या तुमने जेजू आइलैंड पर कोई बैरियर लगाया हुआ था, क्योंकि जब वहाँ हमारी माइनिंग टीम गई तो वो लोग अचानक ही बेहोश हो गए और जब उन्हें होश आया तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था। जिन्वू कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और मैं ऐसा कर भी नहीं सकता। तब उन लोगों को लगता है कि शायद चींटियों ने ही कोई जाल वहाँ पे बिछाया होगा। इसके बाद चेयरमैन वहाँ से चले जाते हैं और जिन्वू भी अपनी कार की ओर बढ़ने लगता है। तभी वहाँ हंटर ब्यूरो ऑफ अमेरिका का एक बंदा आता है जिसका नाम एडम है। वो जिन्वू से कहता है हमारे डिप्यूटी डायरेक्टर आपसे मिलना चाहते हैं और हमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी देनी है जो कि गिने चुने हंटर के पास ही होती है। तो क्या आप अभी हमारे साथ ऑफिस चल सकते हैं? वहाँ आराम से बैठकर हमारी बातें हो सकती हैं। यहाँ पे तो आप सभी को पता ही होगा कि जिन्वू का एक ही रूल है, सीधी बात नो बकवास। वो उसके मुंह पे मना करते हुए कहता है मेरे पास इन सभी फालतू चीजों के लिए समय नहीं है। फिर एडम कहता है मैंने जैसा सोचा था आप बिल्कुल वैसे ही हो, इसीलिए मैं आपसे ये इन्फॉर्मेशन छुपाने वाला नहीं हूँ। हमारे पास एक ऐसा हंटर है जो किसी भी हंटर की पावर को बढ़ा सकता है और हम लोग सिर्फ गिने चुने हंटर को ही चूज करते हैं। ये सुन जिन्वू थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाता है और एडम के साथ चला जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद जिन्वू माइकल से मिलता है, हाँ वही जो यहाँ का डिप्यूटी डायरेक्टर होता है। माइकल उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है कि अगर तुम कोरिया छोड़कर हमारे कंट्री में आ जाओगे तो मैं तुम्हारी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दूंगा। जिन्वू उससे कहता है कि मैं कैसे तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लूं। तभी माइकल एक लेडी हंटर को बुलाता है जिसका नाम मिस सेलर है। माइकल जिन्वू से कहता है हम डेमो के लिए तुम्हारी पावर को 20 से 30% इंक्रीज कर देंगे और अगर तुम यूएस का हंटर बन जाते हो तो हम तुम्हारी पावर के फुल लिमिट को अनलॉक कर देंगे। तभी मिस सेलर जिन्वू को बताती है कि हर हंटर का एक पावर लिमिट होता है और मैं उन लिमिट को अपने पावर से बढ़ा सकती हूँ। लेकिन उस बेचारी को क्या पता उसके सामने बैठने वाला बंदा कोई ऐरा गहरा हंटर नहीं बल्कि एक गॉड लेवल बीइंग शैडो मोनार्क है जिसकी पावर की कोई लिमिट नहीं है। फिर वो जिन्वू का हाथ पकड़कर अपने पावर की मदद से उसके सोल में झांकने की कोशिश करती है। वहाँ सिर्फ अंधेरा होता है। तभी उसे एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो उसके तरफ उसकी आंखों में देख रहा होता है। ये देखते ही मिस सेलर बहुत ज्यादा डर जाती है और जिन्वू का हाथ छोड़ देती है। डर के मारे मिस सेलर कांपने लग जाती है क्योंकि आज से पहले उसने ऐसी पावर कभी नहीं देखी थी। ये देख वहाँ के सारे सिक्योरिटी गार्ड जिन्वू पर गन पॉइंट कर देते हैं। तभी माइकल चिल्लाते हुए कहता है गन नीचे करो बेवकूफों, और फिर वो जिन्वू से माफी मांगता है। जिन्वू भी सोच में पड़ जाता है कि मिस सेलर इतनी डर कैसे गई है, आखिर इसने ऐसा क्या देख लिया। फिर वहाँ के लोग मिस सेलर को रेस्ट करने के लिए ले जाते हैं और जिन्वू से कहते हैं कि आज शायद उनकी तबीयत थोड़ी खराब है तो हम किसी और दिन इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। और वो लोग जिन्वू से इन सभी चीजों के लिए माफी मांगते हैं। इसके बाद जिन्वू वहाँ से चला जाता है और इधर ये लोग मिस सेलर से पूछते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या देखा। मिस सेलर उन सभी को डरते हुए बताती है ये कोई मामूली हंटर नहीं, ही इज द किंग, उसकी पावर का कोई भी लिमिट नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम चेयरमैन गोगुनी को देखते हैं जिन्हें एक कॉल आती है जिसमें उन्हें बी रैंक गेट की इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि अभी अभी अपीयर हुई है, वो भी सड़क के बीचों बीच। और हैरानी वाली बात तो ये है कि उस एरिया में अभी कोई भी हंटर अवेलेबल नहीं है और वो अगर किसी हंटर को बुलाए तो काफी ज्यादा समय चला जाएगा। तभी चेयरमैन को कुछ याद आता है कि जिन्वू भी अभी उसी एरिया में है। वो तुरंत जिन्वू को कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और उसे उस डंजन में जाने को बोलते हैं। फिर क्या, अपना जिन्वू बिना समय गवाए वहाँ चला जाता है। जैसे ही वो उस गेट के अंदर जाता है वो गेट एक रेड गेट में कन्वर्ट हो जाता है। तुम सभी ने तो इससे पहले भी एक बार रेड गेट इंसिडेंट देखा था। रेड गेट की खासियत ये है कि एक बार जो हंटर उसके अंदर गया तो बिना डंजन बॉस को मारे वो बाहर नहीं आ सकता, और तो और बाहर से भी कोई हंटर अंदर नहीं जा सकता। जिन्वू समझ चुका था कि ये रेड गेट है, इसका मतलब उसे आज थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। फिर क्या, जिन्वू अपने शैडो आर्मी को समन करता है और एक एक करके सारे मॉन्स्टर को धूल में मिलाता जाता है। इसके बाद जिन्वू कहता है एक हंटर का जन्म सिर्फ हंट करने के लिए होता है, चाहे एनिमी मॉन्स्टर हो या कोई इंसान, उन्हें सभी से सावधान रहना चाहिए। पता नहीं कब कहां से कौन उन्हें हंट कर ले। तो फाइनली यहीं पे हमारा सोलो लेवलिंग सीजन 2 खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर लाइक और शेयर करना ना भूलें। एंड स्टे ट्यून टू आवर चैनल फॉर सोलो लेवलिंग सीजन 3 अपडेट्स।